विशेष पदार्थ से बनी है जिससे वह रहस्यमयी चाबी बनी थी, और ये गोल छेद भी उसी चाबी के आकार का है। मेरा अनुमान है कि तुम्हारे पास जो चाबी है वही इस दीवार को खोलने की कुंजी है। उसे इस छेद में लगाकर देखो। जियांग शे ने बिना देर किए वह रहस्यमयी चाबी निकाली और सम्राट की प्रतिमा के माथे वाले छेद में रख दी। जैसे ही चाबी पूरी तरह फिट हुई, अचानक पूरी दीवार से तेज सुनहरी रोशनी फूट पड़ी। उसी समय बाहर से आवाज आई, जियांग शे, श्वेनमिंग आ गया है, वह हमें मारने आ रहा है। लेकिन जब श्वेनमिंग और उसके साथी महल के अंदर पहुंचे तो उन्हें केवल सुनहरी रोशनी दिखाई दी। रोशनी खत्म होने के बाद पूरा महल खाली था। चारों तरफ टूटे हुए पत्थर पड़े थे। केवल जिन परिवार के सदस्य की लाश वहीं पड़ी थी, लेकिन जियांग शे और उसके साथी पूरी तरह गायब हो चुके थे। ये देखकर श्वेनमिंग का चेहरा गुस्से से भर गया। उसने मुठ्ठियां भींची और तुरंत उड़कर जी दाओरेन के पास पहुंचा। जी दाओरेन की गर्दन का घाव तो रुक चुका था, लेकिन वह अभी भी गंभीर रूप से घायल था। आधी गर्दन कट जाने के बावजूद वह ध्यान लगाकर अपनी शक्ति वापस पाने कोशिश कर रहा था। श्वेनमिंग ने कहा, वो लड़का गायब हो गया है, जैसे हवा में विलीन हो गया हो। जी दाओरेन ने आंखें खोली और पूछा, क्या उसके पास उस गुप्त स्थान की चाबी थी? श्वेनमिंग ने सिर हिलाया, शायद हाँ। महल में अब सिर्फ पत्थर और लाश बची है। फिर उसने पूछा, अब क्या करेंगे? क्या तुम्हारा दिव्य अस्त्र इस्तेमाल किया जा सकता है? जी दाओरेन ने उत्तर दिया, अभी नहीं, कम से कम आधा घंटा और लगेगा। मैं बुरी तरह घायल हूँ। उस लड़के के एक वार ने मुझे इतनी चोट पहुंचाई कि मेरी आत्मिक शक्ति तक प्रभावित हो गई। इतना कहने के बाद भी वो जियांग शे की प्रतिभा की तारीफ करने लगा। इतनी कम उम्र में किसी ने मुझे इस हालत तक पहुंचा दिया। ऐसा प्रतिभाशाली युवक मैंने जीवन में कभी नहीं देखा। श्वेनमिंग ने अधीर होकर कहा, उसकी तारीफ बाद में करना। मुझे सिर्फ यह चिंता है कि अगर वो उस गुप्त स्थान के भीतर मौजूद खजाना या विरासत हासिल कर लेगा तो क्या होगा। उसकी चिंता मत करो। वहां जो विरासत छिपी है उसे इतनी आसानी से प्राप्त नहीं किया जा सकता। वह लड़का अभी बहुत युवा है और उसकी शक्ति भी पर्याप्त नहीं है। उसके लिए इतनी जल्दी उसे हासिल करना लगभग असंभव है। जैसे ही मैं थोड़ा स्वस्थ हो जाऊंगा, हम भी अंदर जाएंगे और उसे पकड़ लेंगे। इतना कहते ही जी दाओरेन ने महसूस किया कि चारों ओर रंग बिरंगी रोशनियां इकट्ठी होने लगी है। दूर एक रहस्यमयी दिव्य पक्षी की आत्मा फिर से आकार लेने लगी थी। उसने श्वेनमिंग से कहा, मेरी रक्षा करो। अगर मैं अभी मर गया तो उस गुप्त स्थान में कोई प्रवेश नहीं कर पाएगा और तब तुम्हें भी वह विरासत कभी नहीं मिलेगी। दूर उस दिव्य पक्षी का आकार धीरे धीरे और स्पष्ट होता जा रहा था। एक गहरी सांस लेते हुए श्वेनमिंग के मन में झुंझलाहट साफ दिखाई दे रही थी। उसने अपनी आड़ू की लकड़ी की छड़ी कसकर पकड़ी और जी दाओरेन को घूरते हुए बोला, जी दाओरेन, इस बार तो बहुत झंझट हो गया, लेकिन दिव्य विरासत जीवान और दिव्यता हुआशेन प्राप्त करने के लिए मैं यह सब सहने को तैयार हूँ। तुम्हारी कुछ देर और रक्षा करना भी मुझे मंजूर है, लेकिन अगर आखिर में सब व्यर्थ निकला और हमें कुछ भी हासिल नहीं हुआ तो याद रखना, हमारे बीच की दुश्मनी हमेशा के लिए तय हो जाएगी। धमकी सुनकर भी ध्यानमग्न बैठे जी दाओरेन के चेहरे पर हल्की मुस्कान बनी रही। उनकी आंखों में हमेशा की तरह शांति और स्नेह था। उन्होंने शांत स्वर में कहा, श्वेनमिंग, आगे की बात बाद में कर लेना, फिलहाल मेरी रक्षा करो, यही सबसे जरूरी है। उधर अचानक एक लड़की ने हैरानी से चारों ओर देखते हुए कहा, अरे मैं यहाँ कैसे आ गई? ये जगह आखिर है कहाँ? उसके साथ मौजूद बाकी लोग भी उतने ही हैरान थे। सबके सामने एक बिल्कुल अनजान दुनिया थी। यह एक पूरी तरह बंद भूमिगत गुफा थी जिसका न कोई प्रवेश द्वार था और न ही बाहर निकलने का रास्ता। उनके सामने एक मर गया हुआ है काला पत्थर था जिसे एक खुले हुए विशाल स्क्रॉल ग्रंथ का आकार देकर तराशा गया था। उसके पीछे एक बहुत बड़ा कांस्य का ताबूत रखा था जिस पर सुंदर नक्काशी बनी हुई थी। ताबूत के पीछे दीवार पर एक रहस्यमयी चित्र बना था जिसे रंगों से उकेरा गया था और जिसे देखकर कोई समझ नहीं सकता था कि वो आखिर दर्शाता क्या है। लड़की ने पूछा, क्या यह कोई गुप्त लोक, सीक्रेट रियल्म है? सू तियानजी ने चारों ओर नजर डालते हुए कहा, हाँ, यह एक स्वतंत्र छोटा सा गुप्त लोक है। लगता है कि इसे किसी महान व्यक्ति ने बनाया था। ओह, तो बात ऐसी है। फिर लड़की सीधे जियांग शे के पास पहुंची और बोली, अरे बेवकूफ जियांग शे, हम यहाँ आए कैसे? जियांग शे के मुंह और नाक से अभी भी खून बह रहा था। वो गंभीर रूप से घायल था। उसने थके हुए स्वर में कहा, मैं अभी आराम कर रहा हूँ। बोलने की भी ताकत नहीं बची। अगर कुछ जानना है तो सान लिन या वरिष्ठ सू से पूछो। इतना कहकर वो
वहीं बैठ गया और अपनी चोटें ठीक करने के लिए ध्यान लगाने लगा। लड़की ने मुंह बनाते हुए कहा, हो कितना घमंडी है। वो सू तियानजी के पास पहुंची, लेकिन उनके शांत व्यक्तित्व को देखकर पूछने की हिम्मत ही नहीं हुई। नहीं, इनसे पूछना ठीक नहीं होगा, इनका रौब ही कुछ अलग है। आखिरकार वह सान लिन के पास पहुंची और उसे डांटते हुए बोली, जल्दी बताओ आखिर हुआ क्या था। बेचारी सान लिन डर के मारे कांप उठी और उसने पूरी घटना शुरू से आखिर तक विस्तार से बता दी। इसी बीच सू तियानजी उस विशाल पत्थर के स्क्रॉल के सामने खड़े होकर उस पर लिखे प्राचीन लेख को ध्यान से पढ़ने लगे। जब बाकी लोग भी वहां पहुंचे तो उन्हें पता चला कि उस पर बेहद प्राचीन भाषा में लिखा हुआ है, जिसे कोई भी पढ़ नहीं पा रहा था। वहां मौजूद लोगों में केवल 2 ही लोग उसे समझ सकते थे, ध्यान में बैठे जियांगशे और 7000 वर्ष पुराने महान विशेषज्ञ सू तियानजी, क्योंकि उनके समय में यही भाषा प्रचलित थी। लड़की ने फिर सान लिन से कहा, जाकर उनसे पूछो कि उस पत्थर पर आखिर लिखा क्या है। लेकिन सान लिन इतनी डरी हुई थी कि आगे बढ़ने की हिम्मत ही नहीं कर सकी। तभी लड़की ने अपनी जेब से एक बेहतरीन उपचार की गोली निकाली और बिना कुछ कहे जियांगशे के मुंह में ठूंस दी। लो, इसे खाओ, इससे जल्दी ठीक हो जाओगे। मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश मत करना, नहीं तो मार डालूंगी। अचानक मुंह में गोली ठूंस दिए जाने से जियांगशे लगभग खास पड़ा। उसने मन ही मन सोचा, इस नाटी लड़की का दिमाग तो खराब है। लड़की ने उसका हाथ अपने कंधे पर रखा और उसे सहारा देकर उस विशाल पत्थर के स्क्रोल के सामने ले आई। जियांगशे की याददाश्त और पढ़ने की क्षमता असाधारण थी, इसलिए उसने कुछ ही क्षणों में पूरा लेख लगभग पढ़ लिया। फिर उसने कहा, ओह, यह कोई साधारण पत्थर नहीं है, यह तो एक समाधि लेख, कब्र का शिलालेख है। सब चौंक गए। क्या? जियांगशे ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, यह दीशिन नाम के एक मानव सम्राट की कब्र है। उसने सामने रखे विशाल कांस्य ताबूत की ओर इशारा